नमस्कार दोस्तों, कुछ साल पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने एक एजेंडा चलाया, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, जिसकी नींव कभी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ही रख दी थी। और वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन टैक्स को अचीव कर लिया है। बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा 2016 में 101 नंबर का संविधान संशोधन किया गया और 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। वन नेशन वन टैक्स के एजेंडा को बीजेपी ने अचीव कर लिया है। इसके बाद अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी ने एक और बड़ा एजेंडा चलाया, वन नेशन है तो वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसकी नींव कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने ही रख दी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एक फेमस लाइन है, एक देश में दो विधान दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर हमारा राज्य होते हुए भी, हमारा अभिन्न अंग होते हुए भी, जम्मू कश्मीर का खुद का अलग संविधान होता था, अलग झंडा होता था, उसी के ऊपर इसको भी बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी अचीव कर लिया है। 2019 में धारा 370 को हटाकर बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको भी अचीव कर लिया है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जम्मू कश्मीर में भी हमारा भारत का संविधान लागू होता है और हमारा ही झंडा चलता है। और अब बीजेपी गवर्नमेंट एक और एजेंडे को चला रही है और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। भारत देश के अंदर एक देश एक चुनाव होना चाहिए और अभी अभी सरकार ने बिल पेश किया है। तो सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल क्यों पेश किया है, इसके पीछे सरकार का क्या मकसद है, क्या इसको बहुमत मिला है, क्या संविधान संशोधन हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो कितना बहुमत बीजेपी गवर्नमेंट को चाहिए है। इस वक्त उसको बहुमत नहीं मिल पाया है, वो बहुमत से बहुत पीछे रह गई है। इसके अलावा ये समझेंगे कि और कौन कौन सी संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरेगा, इसके अलावा संविधान में इसके माध्यम से कौन कौन सा बदलाव देखने को मिलेगा, बीजेपी गवर्नमेंट का क्या मकसद है इसको लाने के पीछे, और विपक्ष इसकी इतनी आलोचना क्यों कर रहा है, इतना इसको क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है। इन सभी बातों को आज हम इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पेश करने से पहले बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी का गठन करवाया गया था। 2023 में हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। 2024 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट को 47 से ज्यादा राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। 15 दलों ने इसका विरोध किया था और 32 दलों ने इसको समर्थन दिया था। मैं आपको बता देता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश करने से पहले इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अध्यक्ष हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे और इसने 2024 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 47 राजनीतिक दलों ने इस कमेटी की जो उच्च स्तरीय कमेटी है, इसने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो बोला है, इसके लिए अपनी राय पेश की थी, जिसमें से 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, एक देश एक चुनाव आखिर है क्या। हम सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है और राज्यों की विधानसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा के चुनाव की तैयारी आप देखो कितने जोर शोर से चलती है। 1,35,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। और अगर हम एवरेज देखें सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव का अगर खर्चा जोड़ दें एक साथ, तो हम ये देखेंगे 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा राज्यों की विधानसभा में होता है। तो ये लगभग 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हो जाता है। अलग अलग टाइम पे हमारे देश में लोकसभा का चुनाव अलग होता है और हर एक राज्य की विधानसभा का चुनाव का कार्यकाल अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पे होता है। तो इसका जो मेन मकसद है, जो मेन एम है इसका, वो यही है कि लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं होती है ना, इसका चुनाव एक साथ इसको करवाना है। और ये जो इतना मैं आपको खर्चा बता रहा हूं दुनिया भर का, राजनीतिक पार्टियां पानी की तरह अलग अलग टाइम पे पैसा बहाती है, तो ये तो वित्तीय बोझ है, ये जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है देश के ऊपर और आम जनता के ऊपर, उसको कम करना। ये जो प्रशासनिक बोझ होता है, आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे प्रशासनिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, पैरामिलिट्री फोर्स लगती है, आर्मी लगती है ना। इन सारा का सारा जो प्रशासनिक कामकाज होता है, 2 महीने तक ऐसा लगता है कि देश में केवल इलेक्शन ही चल रहा है और कुछ चल ही नहीं रहा है। इसके अलावा और क्या मकसद है, इसके अलावा मकसद ये भी है कि हमारे देश में ये जो शासन है उसको सुव्यवस्थित तरीके से चलाना, ये जो चुनावी प्रक्रिया थोड़ा आसान बनाना, सुगम बनाना, आम जनता की परेशानी को थोड़ा कम करना, इसी सारे मकसद से इस बिल को पेश किया गया है। कौन सा बिल? वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पेश किया गया है। अब मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने 17 दिसंबर को यानी मंगलवार को ये बिल पेश किया था हमारी लोकसभा के अंदर। ये बिल को पेश कर रहे हैं इस टाइम पे।
एक्चुअल में 17 दिसंबर को दो बिल पेश किए गए थे और इन दोनों का संबंध एक देश एक चुनाव से है। पहला बिल तो था संविधान संशोधन बिल 129 नंबर का और दूसरा बिल था केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में संशोधन करना। मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और अगर हम बात करें टोटल संविधान संशोधन बिल कितने पेश हो चुके हैं, 128। हर एक संविधान संशोधन बिल संसद में बहुमत पाए पारित तो जरूरी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, अब तक इससे पहले तक 128 संविधान संशोधन बिल आ चुके हैं। संविधान में चेंज करने के लिए जो बिल पेश किया जाता है उसको संविधान संशोधन बिल कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक बिल पास हो। इन 128 बिल में से 106 बिल को पास कर दिया गया था अलग अलग समय पर, तो हम ये कह सकते हैं कि 106 संविधान संशोधन अधिनियम भारत में हो चुके हैं। ये जो बिल था ये 129 नंबर का संविधान में संशोधन करने के लिए बिल पेश किया गया था। अगर ये मान लो इसको बहुमत मिल जाता तो 107वें नंबर का संविधान संशोधन हो जाता। जैसे इस वक्त थोड़ी बहुमत नहीं मिल पा रहा, मेजोरिटी नहीं मिल पा रहा, जैसे वीपी सिंह की सरकार के टाइम पे, चंद्रशेखर की सरकार के टाइम पे, एचडी देवगौड़ा की सरकार के टाइम पे, है ना, इंद्र कुमार गुजराल के टाइम पे, मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम पे, उस टाइम पे भी सरकारें समर्थन से चलती थी, चौधरी चरण सिंह के टाइम पे। तो अब तक संविधान में संशोधन करने के लिए, चेंज करने के लिए 128 बिल पेश हो चुके हैं, लेकिन उसमें से 106 ही संविधान संशोधन अधिनियम बन पाए हैं। ये जो बिल पेश किया गया था ये 129 नंबर का संविधान में संशोधन करने के लिए बिल पेश किया गया था। तो एक तो ये था 129 नंबर का संविधान संशोधन बिल और इसी के साथ में दूसरा केंद्र शासित कानून अधिनियम पेश किया गया। इसका मकसद क्या था, ये जो दूसरा बिल पेश किया गया, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, 129 नंबर का ये जो संविधान संशोधन बिल है, इसका मकसद तो यह कि लोकसभा का और राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना है, एक ही टाइम पे करवाना है, बार बार नहीं करवाना है। और ये जो दूसरा बिल है इसका मकसद ये है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है और इस 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में खुद की लोकल गवर्नमेंट चलती है, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा का चुनाव भी हम लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव के साथ करवाएंगे। इस वजह से 2 बिल ये पेश किए गए थे। तो मैं आपको वापस रिकॉल कर दूं, बिल 1 पेश नहीं हुआ है, 2 बिल पेश हुए हैं। ये जो 129 नंबर का संविधान संशोधन बिल है, इसका मकसद तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाना है। और ये जो दूसरा बिल पेश किया गया है केंद्र शासित प्रदेश वाला, इसके माध्यम से तीनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा का चुनाव भी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के साथ आराम से हो जाए। दोनों सदनों में 129 नंबर का संविधान संशोधन बिल पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है, संविधान में चेंज करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 का विशेष बहुमत चाहिए होता है। लोकसभा में भी 2/3 का विशेष बहुमत चाहिए होता है और राज्यसभा में भी 2/3 का विशेष बहुमत चाहिए होता है। मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान में हमारी लोकसभा में 543 लोकसभा की सीटें हैं, तो 2/3 इसका हो जाता है 362 सीटें चाहिए बीजेपी को। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की वर्तमान स्ट्रेंथ है 245 सीटें और यहां पर 2/3 का विशेष बहुमत लेने के लिए 164 वोट चाहिए बीजेपी को। तो लोकसभा में 543 में से 362 वोट चाहिए और राज्यसभा में 245 में से 164 वोट चाहिए। दोनों सदनों में 2/3 का विशेष बहुमत हमें चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि वर्तमान में बीजेपी के पास लोकसभा में केवल 292 सीटें हैं या 292 वोट है और वहीं हम बात करें राज्यसभा में बीजेपी के पास 112 ही वोट हैं, 112 ही सीटें हैं, 112 ही सांसद है। तो कहां 362 और कहां 292, कहां 164 और कहां 112। तो इसको फिर बहुमत नहीं मिल पाया, मतलब विशेष बहुमत नहीं मिल पाया। बहुमत तो मिल गया, सामान्य बहुमत तो मिल गया, लेकिन इसको स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके माध्यम से हमारे देश में संविधान में चेंज होता है, संविधान में संशोधन किया जाता है। कितना बहुमत मिला? जब वोटिंग हुई, मतदान हुआ तो 269 सीटें तो बीजेपी के खाते में पड़ी और 198 विपक्ष के खाते में वोट पड़े। ठीक है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है यानी एनडीए की जो सरकार है उसके खाते में 269। जितने भी लोग प्रेजेंट थे उस दिन लोकसभा के अंदर, जितने भी लोग उस दिन लोकसभा के अंदर प्रेजेंट थे उसमें से 269 तो एनडीए के खाते में पड़े और जो विपक्ष पार्टी थी उसने 198 वोट डाले, विपक्ष में डाले 269 198। हमें चाहिए था 362 लोकसभा के अंदर, 269 ही सिक्योर कर पाई है।
है। ये सिंपल मेजोरिटी से तो पास हो गया, लेकिन विशेष बहुमत से पास नहीं हुआ, ये संविधान संशोधन नहीं हो पाएगा। यहां पर आपके जो कलर कोडिंग दिखाई दे रही है ना, यहां पर आप ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन कलर का है ये तो बीजेपी के सांसदों ने वोट किया 269। ये जो आपको रेड कलर की कोडिंग दिखाई दे रही है ये 198 विपक्ष ने वोट डाला है, ठीक है। और ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, यहां पर कुछ लोग एब्सेंट है, नहीं आए थे उस दिन। दूसरा, बीजेपी के 20 से ज्यादा सांसद उस दिन एब्सेंट थे 17 दिसंबर को। 20 से ज्यादा सांसदों को बीजेपी पार्टी ने नोटिस भेजा है कि उस दिन जब 17 दिसंबर को बिल पेश किया गया था तो 20 सांसद कहां चले गए थे, तो अपने ही सांसद वहां पर 20 से ज्यादा मौजूद नहीं थे। मैं आपको यह भी बता दूं कि पहली बार हमारी जो नई लोकसभा है ना, हमारी नई संसद की जो बिल्डिंग है, हमारी संसद की जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है, इसमें पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, डिजिटल तरीके से वोटिंग की थी और कुछ सांसदों ने इसका विरोध भी किया। विपक्ष से सांसदों ने उनका फिर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करवाया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक देश एक चुनाव की जब हम बात करते हैं तो फिर क्या हुआ, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने कहा कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपना चाहेंगे या नहीं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी संसद में संयुक्त संसदीय समिति को बोलते हैं और ये किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर जांच पड़ताल करने के लिए, समीक्षा करने के लिए बनाई जाती है। अब सरकार को तो 2/3 का विशेष बहुमत मिला नहीं, तो सरकार यहां पर फिर एक स्वर में है ना, सरकार इसे विस्तृत चर्चा के लिए आगे संसदीय समिति को पेश करने वाली है और उसने पेश कर दिया है। क्यों करना है, अब इसके माध्यम से सरकार चाहती है कि आम सहमति बने। 362 सिक्योर नहीं कर पाई है, ठीक है, 269 ही रह गए, तो सरकार अब चाहती है कि आम सहमति बने। विपक्ष की जो पार्टियां, विपक्ष के जो नेता है, विपक्ष के जो सांसद है, उनकी भी सहमति बने, वो भी इसको अपने माध्यम से। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी को आ जाती ना, तो डंके की चोट पर यह संविधान संशोधन हो जाता। एक अच्छा लोकतंत्र, एक अच्छी डेमोक्रेसी वही होती है जिसमें विपक्ष मजबूत होता है, अच्छा होता है, जो बराबर की टक्कर देने वाला होता है। मैं आपको बता देता हूं, अगर विपक्ष इतना मजबूत नहीं होता ना, तो बीजेपी कब का संविधान संशोधन कर देती और कब का संविधान में चेंज हो जाता, अपनी मनमानी कर लेती। लेकिन अब बीजेपी को झुकना पड़ेगा, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। जैसे जैसे विपक्ष पार्टी बोलेगी, अन्य जो सांसद बोलेंगे, राहुल गांधी वगैरह वगैरह, वैसे वैसे बीजेपी को सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब बीजेपी अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, कहने का मतलब यह है। इसके बाद में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएगी, जेपीसी बना देगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पहले तो 31 सदस्यों की बनाई गई थी, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए प्रियंका गांधी को भी लिया गया था, अनुराग ठाकुर समेत बहुत सारे सदस्यों को लिया गया था। 31 सदस्यों में से 21 सदस्य तो लोकसभा से लिए गए थे और बाकी के जो 10 सदस्य थे वो राज्यसभा से लिए गए थे। बाद में बहुत सारी पार्टियों को जब यहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया, उसके बाद में इसकी संख्या बढ़ा दी गई। 39 सदस्यों की संख्या की जेपीसी कमेटी बना दी गई है। पहले 3 दिन पहले तो 31 सदस्यों की बनाई थी, अब इसकी रेंज बढ़ा दी गई है, 31 से 39 सदस्यों की जेपीसी कमेटी बना दी गई है। इसमें से 21 तो लोकसभा के मेंबर होंगे और इसमें 12 राज्यसभा के मेंबर होंगे और इसको 90 दिन का टाइम दिया गया है, 3 महीने का टाइम दिया गया है कि यह समिति आम सहमति बनाए। पक्ष विपक्ष सारी की सारी पार्टियों के जो नेता है उनकी आम सहमति बना के रिपोर्ट पेश करे। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, यह बिल पारित होना चाहिए, इस मकसद से इसको कहा गया है। अच्छा, साथ में यह भी जान लेते हैं कि विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि यदि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ राज्यों की विधानसभा का चुनाव होता है तो इससे राज्यों की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी खतरे में आती है। राज्यों की विधानसभा का चुनाव इंडिपेंडेंट तरीके से होता है, जब जिसका कार्यकाल खत्म होता है तब उसका चुनाव हो जाता है। तो यदि लोकसभा के चुनाव के साथ अगर इसका चुनाव होता है राज्यों की विधानसभाओं का, तो इससे ऑटोनॉमी खत्म होती है, राज्यों की स्वायत्तता पर असर होता है। केंद्र सरकार केंद्रीकरण ज्यादा करने का प्रयास करे और कुछ लोगों ने तो केंद्र सरकार को डिक्टेटर भी बता दिया है कि इसके माध्यम से सरकार तानाशाह बनना चाहती है, डिक्टेटर बनना चाहती है। केंद्र सरकार लोकसभा के चुनाव के साथ राज्यसभा की, जो राज्यों की विधानसभा उसका चुनाव जब वो करवाएगी तो ज्यादातर जो वोट है केंद्र में जिसकी सरकार होगी उसी के खाते में पड़ेंगे। तो सरकार केंद्रीकरण करना चाहती है, सेंट्रलाइजेशन करना चाहती है, हमारे संवैधानिक ढांचे को, मूलभूत ढांचे की धज्जियां उड़ाना चाहती है। सरकार डिक्टेटर बनना चाहती है, ठीक है, सरकार यहां पर तानाशाह बनना चाहती है। ऐसा करके संघीय ढांचे
ढांचे को, मूलभूत ढांचे को, संवैधानिक ढांचे को इससे बड़ा ठेस पहुंचेगा। जैसे हमारे निर्माता, संविधान निर्माता संविधान को बनाकर गए थे, उस संविधान के लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, डिक्टेटर बन रहे हैं, सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। अब क्या क्या संविधान के प्रावधानों में चेंज हो सकता है? देखो, एक तो अनुच्छेद 83 में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? संसद के सदनों की अवधि है। इसमें हमारे जो संसद यानी पार्लियामेंट के जो राज्यसभा लोकसभा है, दोनों सदनों की यहां पर क्या है? अवधि की चर्चा है, टेन्योर की चर्चा है ना। तो यहां पर संसद के सदनों की अवधि चेंज होने वाली है, अनुच्छेद 83 में चेंज होगा। फिर राज्यों के लिए अनुच्छेद 172 है, राज्यों की जो विधानसभा है उनकी अवधि 172 में लिखी हुई है, उनका कार्यकाल 172 में लिखा हुआ है, तो उसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा। और अनुच्छेद 327 में विधायिकाओं के चुनाव के लिए संसद विशेष प्रावधान बना सकती है। हमारी संसद के पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि राज्यों की जो विधानसभा है उसके संबंधित इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित नियम कानून बना सकती है। तो 83 में चेंज, 172 में चेंज और 327 में चेंज देखने को मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा कि एक नया अनुच्छेद ऐड होगा, अनुच्छेद 82A ऐड किया जाएगा, जिसका मेन मकसद क्या होगा? लोकसभा तथा विधानसभाओं का एक साथ चुनाव होगा। अनुच्छेद 82 एक बिल्कुल नया आर्टिकल ऐड करवाया जाएगा संविधान में, जिसका क्या लिखा जाएगा कि भाई लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा हर 5 साल बाद। ये इस नए आर्टिकल में बाकायदा लिखा जाएगा जब ये कभी संविधान संशोधन भविष्य में हो जाएगा। और होगा क्या, होगा कैसे? देखो, अभी ये बोला गया है कि भाई 2029 का जब लोकसभा का इलेक्शन संपन्न हो जाएगा, उसके बाद में हमारे जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति है, वो एक अधिसूचना जारी करेंगे, वो एक नोटिस जारी करेंगे और वो एक डेट डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो कि उन्होंने 5 जून 2029 की डेट डिसाइड कर दी है ना। 5 जून 2029 की डेट मान लो कि 2029 का लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हमारे राष्ट्रपति ने डिसाइड कर दी। जब इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा, जैसे मान लो 5 जून 2034 में इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा, तो इस कार्यकाल में जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा, सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा होगा, ऐसा मान लिया जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा चाहे 1 साल चली हो, चाहे 2 साल चली हो, चाहे 3 साल चली हो, चाहे 4 साल चली हो, जितने भी वो चली है ना, जब भी उसका पहले चुनाव हुआ था, चाहे 1 साल वो चली हो, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल चली हो, सबका कार्यकाल यहां पर 0 मान लिया जाएगा 5 जून 2034 को। तो 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी करके एक फिक्स डेट डिसाइड की जाएगी और जब इस लोकसभा का कार्यकाल डिसाइड हो रहा होगा, मतलब अंत हो रहा होगा, उस दिन सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल भी क्या मान लिया जाएगा? समाप्त मान लिया जाएगा। और 2034 में हम ये देख सकते हैं कि लोकसभा का और राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल चुनाव एक साथ हमें देखने को मिल सकता है। यह भी बहुत बड़ी बात है। अब ये बिल संसद में पारित होने के बाद इसको हमारे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया से और संवैधानिक प्रक्रिया से इसको गुजरना पड़ेगा। संसद ने तो संविधान संशोधन कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करेगा, न्यायिक समीक्षा करेगा और इस बात की पूरी पहचान करेगा कि इससे हमारे मूलभूत ढांचे को तो ठेस नहीं पहुंची है, हमारे संवैधानिक ढांचे को तो ठेस नहीं पहुंची है, हमारे जो संविधान निर्माता हमारे संविधान को जैसा बनाकर गए थे उसको तो ठेस नहीं पहुंची है, संघीय ढांचे को तो ठेस नहीं पहुंची है। तो संसद में पारित होने के बाद ये संविधान संशोधन अधिनियम जब कभी भविष्य में हो जाएगा, विपक्षी पार्टियां भी थोड़ी अपनी सहमति दे देगी, है ना, पूरा को पूरा 2/3 का विशेष बहुमत इसको मिल जाएगा, तब ये सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरेगा। सर्वोच्च न्यायालय इसको चेक करेगा कि हमारे मूल ढांचे को, संघीय ढांचे को, संवैधानिक ढांचे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, उस पर खरा उतर रहा है या नहीं, ये बड़ी चीज होगी। सरकार तेज तो कर देगी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे देश मैं आपको बता देता हूं। देखो, 1 नेशन 1 इलेक्शन की नीड तो है, आवश्यकता तो है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। करती कैसे सरकार? मैं चाहता हूं कि सरकार विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर दोनों के सामंजस्य से ये लॉ पास हो, ये संविधान संशोधन हो, ताकि दोनों की राय हो, अपनी मनमानी ना करे सरकार, ठीक है, ये मैं जरूर चाहूंगा। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन की नीड है देश को। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जिनके चुनाव एक साथ होते हैं। ब्रिटेन में आप देखो, हाउस ऑफ कॉमन्स, लोअर हाउस, है ना, राज्यों की विधानसभा और मेयर के चुनाव एक साथ हो जाते हैं ब्रिटेन
के अंदर। आप दक्षिण अफ्रीका में देखो, संसद का चुनाव, राज्यों की विधानसभा का चुनाव और नगर पालिकाओं का चुनाव एक साथ हो जाता है। स्वीडन है, जर्मनी, फिलीपींस, ब्राजील, बोलीविया, कोस्टोरिका, ग्वाटेमाला, गुआना, कोलंबिया, होंडुरस, ये सारे के सारे ऐसे देश है जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन फॉलो किया जाता है। हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है और होना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा तरीके से हो, पक्ष विपक्ष मिलकर ये काम करे, सामंजस्य से काम हो, दोनों की राय हो, दोनों की सहमति हो। अकेली सरकार डंके की चोट पर ऐसा ना कर पाए और नहीं कर पाएगी ऐसा आपको दिख रहा है, क्योंकि इस बार विपक्ष थोड़ा मजबूत हमें दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, देखते हैं भविष्य में ये कमेटी जो 39 मेंबर की बनी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसके लिए ये 90 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और रिपोर्ट में क्या आता है। यदि सहमति बन जाती है तो संविधान संशोधन हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। बीजेपी का यह सपना अधूरा रह सकता है। 2029 के बाद देखा जाएगा कि अगर बहुमत मिलेगा बीजेपी को तब ये होगा, ठीक है। तो भविष्य है, हम उसको डिसाइड नहीं करेंगे। तो ये लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।